हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है वो कक्षा 10 के लिए है और आज इस लेक्चर के द्वारा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें 3 चीजें हमें मुख्यतः पढ़नी है। एक तो एसिड के बारे में जानना है, एक बेस के बारे में जानना है और एक साल्ट के बारे में जानना है। और इन तीनों के बारे में ही हम कक्षा 7 और 8 में जान चुके हैं और थोड़ा बहुत हम कक्षा 9 में भी जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये फलाने ढिकाने जो भी हैं, क्षार क्या है, लवण क्या है, तो इनको ही थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा दिया गया है और 10th में जोड़ दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आज किसके बारे में बात करूंगा कि हमें इस पार्ट में, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हर एक वीडियो में या हर एक चैप्टर जो आता है उसके लिए मैं क्या देता हूं, इंट्रोडक्शन देता हूं। क्या देते हैं, सबसे पहले टॉपिक बताते हैं, टॉपिक में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो वही हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या है अम्ल, क्या है क्षार, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम किस बारे में बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन से। अब रासायनिक गुण में हम किसका अध्ययन करते हैं, केमिकल्स से उनकी क्रिया करवाई जाएगी। केमिकल्स से अम्ल की भी क्रिया करवाई जाएगी और केमिकल्स से क्षारों की भी क्रिया करवाई जाएगी। तो देखिए, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे पहचानते हैं लैब में, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और धातु से क्रिया करवाएंगे, अम्ल की भी धातु से क्रिया करवाएंगे, क्षारक की भी धातु से क्रिया करवाएंगे। क्या बनेगा जब अम्ल और क्षारक की क्रिया धातु से करवाई जाए। तो एक बार क्या करना है, हमें पहले टॉपिक्स याद हो जाने चाहिए, उसके बाद हमें क्लियर चीजें याद आती हैं कि हाँ पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, ऑटोमेटिक याद होती है। फिर हम तीसरा जो इसमें टॉपिक देखेंगे वो होगा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु किसकी, अम्ल की धातु कार्बोनेट से, फिर अम्ल की धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, चलो फिर क्षारक की धातु कार्बोनेट से और फिर क्षारक की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया। भाई इनमें तो हमने धातु कार्बोनेट से करवाई, धातु से करवाई, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई, है ना, धातु से, धातु के कार्बोनेट से, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाई। फिर हम देखेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में ही क्रिया करवा दें तो क्या होगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, अम्लों से धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया करवाएंगे। फिर अम्लों की क्रिया किससे करवाएंगे, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करवाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर होगा, इसमें हम केवल किसके बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक में रासायनिक गुणों की। ये हमारे रासायनिक गुण है अम्ल और क्षारों। फिर हमारा जो इसके बाद दो अगली हेडिंग है जो वो है अम्ल और क्षारों में समानताएं, कि एसिड और बेस में कौन कौन सी समानताएं होती है, कौन कौन से गुण इनके एक जैसे होती है। फिर हम बात करेंगे अम्ल और क्षारों के विलयनों की प्रबलता, किसका विलयन कितना प्रबल है, किसका जो विलयन है वो दुर्बल है। ठीक है, कैसे निर्धारित करते हैं इसको, पीएच के आधार पर। किसके आधार पर, पीएच के आधार पर निर्धारित करते हैं। हम कहते हैं कि इसका पीएच इतना है, हम कहते हैं उसका पीएच कितना है, तो कितना पीएच किसका होता है इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि तुम सबको पता होगा कि जो 7 पीएच होती है जिसकी, वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय। लेकिन जिसकी पीएच 7 से कम होती है, 0 से 7 के बीच में होती है, वो अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जिसकी पीएच होती है वो क्षारीय होती है। इतना जानते हैं, सोरेनसन ने दिया था ये पैमाना, पीएच पैमाना, जिसके आधार पर हम नापते हैं। फिर हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक होगा और लास्ट जो हेडिंग होगी मेन, वो होगी हमारी साल्ट। एसिड और बेस पढ़ने के बाद क्या होगी, साल्ट। और यही तो हमारा चैप्टर है भाई, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो साल्ट में हम किसका बात करेंगे, सबसे पहले तो लवण परिवार की। साल्ट फैमिली कौन सी है, ठीक है, साल्ट फैमिली, लवण परिवार की बात करेंगे। फिर लवणों की पीएच की बात करेंगे कि लवण की पीएच कितनी होगी। अब देखो, यहाँ पर एक चीज फंसती है कि लवण की पीएच हम मानते हैं कि 7 होगी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि लवण की पीएच 7 होगी। लवण की पीएच 7 से कम भी हो सकती है और लवण की पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे लवणों की पीएच। ये बात अब याद कर लेना कि लवण की पीएच 7 नहीं होगी, हमेशा प्रत्येक लवण की पीएच 7 नहीं होगी। अम्लीय भी लवण होते हैं और क्षारीय भी लवण होते हैं। तो फिर उनको लवण क्यों कहा, आगे बात करेंगे हम जब हम इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट यौगिकों की, जो या तो लवण हैं या फिर अम्ल हैं या फिर अम्ल और क्षारों को मिलाकर बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नमक की।
साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या उसके रासायनिक गुण हैं, क्या उसके भौतिक गुण हैं और क्या उसके उपयोग हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नमक, उसके बाद देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले नमक, उसके बाद देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कि इसका क्या यूज है, इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसके भौतिक गुण है, क्या इसके रासायनिक गुण है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि भ्रंजक चूर्ण। और ये 10th का बहुत वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये चाहो तो आप रीट में देख लो, पूछा जाता है। भ्रंजक चूर्ण का सूत्र है तो CaOCl2, CaOCl2 ये किसका सूत्र हो गया, भ्रंजक चूर्ण का। 10th में लगभग 1-2 साल में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रंजक चूर्ण का नाम लिखिए या सूत्र लिखिए, या फिर सूत्र देके पूछेगा नाम लिखिए। तो CaOCl2 कौन है, भ्रंजक चूर्ण है। इसके बारे में भी अभी देखना है कि क्या काम आता है, यानी कि उपयोग देखनी है, कैसे बनता है, क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, इसकी क्रिया उससे करवाई जाए तो क्या होगा, इसकी क्रिया उससे करवाई जाए तो क्या होगा, इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाएंगे कैसे, क्या इसके उपयोग है, क्या इसके भौतिक गुण है, क्या इसके रासायनिक गुण है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे Na2CO3, ये तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट, ये तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट। इनके कभी कभी क्या है मिलान चिन्ह भी दे दिए जाते हैं, जैसे भ्रंजक चूर्ण दे दिया, भ्रंजक चूर्ण के साथ इधर दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर दे दिया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, उधर दे दिया NaHCO3 और इधर दे दिया, और इनके नामों के सामने क्या दे दिया, इनका सूत्र दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि इनको मिलान कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है और आता भी है और कहीं ना कहीं आया भी है। तो ये तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट। इसके भी हम क्या देखेंगे, पहली बात कैसे इसको बनाया जाता है, दूसरी बात क्या इसके उपयोग हैं, तीसरी बात क्या इसके रासायनिक गुण हैं, और चौथी बात क्या इसके भौतिक गुण हैं। और फिर हम बात करेंगे POP पॉप, यानी कि यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पेरिस में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खोजा गया था। उसके आधार पर इसका नाम क्या दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने देखा है इसको, लगभग इसको सबने देखा है कि जिसके हड्डी वड्डी टूट जाती है या फिर जो मूर्तियां वगैरह आती हैं वो किसकी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अभी हम क्या देखेंगे, क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या रासायनिक गुण, क्या भौतिक गुण, इसकी क्रिया उससे करवाई जाए तो क्या होगा, इसकी उससे करवाई जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एक बार चैप्टर डालोगे उसके बाद ये टॉपिक्स जरूर नोट किया करो, ताकि तुम्हें पता चल जाया करे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। एक बार हेडिंग्स याद हो जाती है तो पार्ट की डिटेल याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले तो इस इंट्रोडक्शन को, अम्ल और क्षारों की रासायनिक गुण और इन सारे जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इनको अपने फ्रंट पेज पर, जहाँ से अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर इनको नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। किसकी, इंट्रोडक्शन। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अम्ल, एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। अम्ल अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एसिड। और एसिड जो है वो लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द एसिडस या एसिड्स से बना है। याद कर लो कौन सी भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के किस शब्द से एसिड से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो यानी कि जो एसिड वर्ड है, जो एसिड वर्ड है वो वर्ड लैटिन भाषा के एसिड से, किससे बना है, वर्ड से बना है। और इस एसिड्स का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो एसिड का मतलब भी क्या हो गया, खट्टा। क्या हो गया, खट्टा। यानी कि अब मैं इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या होगा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इतना तो हम सभी बच्चे जानते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और फिर दूसरी हमें बात है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये भी हमें याद है कि जो नीले लिटमस पत्र होता है, अगर उसको किसी विलयन में डुबाया जाए और वो लाल हो जाए, नीले को डुबाए और वो कैसा हो जाए, लाल, यानी कि वो विलयन अम्लीय प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसके बाद दूसरा जो अगला है वो है कि जब इनको जल में घोला जाए
तो क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। तो यानी कि जलीय विलयन में ये H प्लस त्यागते हैं, क्या करते हैं, H प्लस त्यागते हैं। ये तुम्हारे लिए जो नए बच्चे हैं 10th में पहली बार है, ये लाइन थोड़ी सी नई हो सकती है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H प्लस त्यागते हैं, या H प्लस आयन लिख दूं मैं यहाँ पर साथ में, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन। जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास है HCl, तो हमें पता है ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों है, क्योंकि ये जब पानी में घोला जाएगा तो क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसने क्या दिया है, H प्लस दिया है। तो यानी कि H प्लस जो भी देते हैं वो क्या होंगे, हमारे पास अम्ल होंगे। ठीक है दोस्तों, HCl क्या हो गया, एक एसिड है। क्यों है, क्योंकि ये जलीय विलयन में घुलकर H प्लस डोनेट करता है। अच्छी बात। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं, H2SO4। ये जब जल में घोला जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 तो H प्लस देगा, कितने H प्लस देगा, 2H प्लस देगा, प्लस SO4 माइनस 2 देगा, क्योंकि सल्फेट जुड़ा हुआ है ना भाई, सल्फेट जुड़ा हुआ है। और सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो 2 तो कहाँ लगा, यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो देखो क्या देगा, ये 2 तो H प्लस देगा और सल्फेट आयन देगा। ठीक है, तो ये H प्लस दे रहे हैं दोनों, क्या दे रहे हैं, H प्लस दे रहे हैं। H प्लस देने के कारण इनको हमने क्या कहा, अम्ल कहा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, H प्लस आयन त्यागते हैं, या क्या कहते हैं, उत्सर्जित करते हैं, या H प्लस आयन में वियोजित हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अम्ल के जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब क्या होता है, इस अम्ल से संबंधित मैं और भी परिभाषा लेता हूँ, जैसे प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ परिभाषा प्रबल अम्ल की। किसकी परिभाषा लेते हैं हम, प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल क्या है, जैसे इसके पास देखिए सूत्र क्या है, HCl। इसमें H कितने आपको नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है, और इसने एक H प्लस दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। H2SO4, यहां पर H कितने नजर आ रहे हैं, 2, और इसने कितने H प्लस दिए, 2। बहुत बढ़िया बात है भाई। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसके पास भी हमें H एक नजर आ रहा है, और ये किस में टूट जाता है, H प्लस में और NO3 माइनस में। ठीक है, कितना H है, एक, कितना दिया, एक। बहुत बढ़िया। इसके बाद में एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं, CH3COOH। इसके पास कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। अब मेरी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई तो समझ गए होंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। लेकिन ये देखिए कि क्या करता है, इसके पास 3 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। कितने हाइड्रोजन है, 4। ये समझने के लिए है भाई, ऐसा होता नहीं है कि इतने दे रहा है। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि ये मूल में चलते हैं। 11th में समझोगे क्या होता है, कितने मूल देगा, कितने मूल नहीं देगा, है ना। तो ये अभी समझने के लिए तरीके से कि इसके पास 4 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 4 नहीं देता, बल्कि कितना H प्लस देता है, केवल 1 H प्लस देता है। फिर और साथ में क्या बनाता है, ये CH3COO माइनस। तो अब एक बात क्लियर आ गई समझ में सर, यहां पर पूरे दिए, यहां पर पूरे दिए, यहां पर पूरे दिए, और यहां पर पूरे नहीं दिए। तो अम्ल 2 प्रकार के हो गए, एक तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कैसे कह रहे हैं वो देखिएगा कि जितने इतने इनके पास जो हाइड्रोजन है उतने ही अगर डोनेट कर दें तो ये प्रबल अम्ल है, जबकि दूसरे होंगे दुर्बल अम्ल जिनके पास हाइड्रोजन दिखती कुछ और है लेकिन उतनी देती नहीं है, तो ये कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। यानी कि परिभाषा कह दूंगा, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित होने का मतलब क्या है, अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे HCl अपने आयनों में टूट गया, जैसे HNO3 ये भी अपने आयनों में टूट गया, H2SO4 ये भी अपने आयनों में टूट गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल है ये भी अपने आयनों में टूट गया। तो जो भी पदार्थ होगा अगर वो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाए, यानी कि जो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, या पूरे जिनके पास जितने हाइड्रोजन है वो सब डोनेट कर देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं HCl है, फिर दूसरा क्या लिया हमने H2SO4 लिया, और तीसरा क्या लिया हमने HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनके सूत्र याद लिख लेना कहीं पर, मैं भूल देता हूं एक बार। ये तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख लो कहीं, और ये है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगली परिभाषा लेता हूं दुर्बल अम्ल की। किसकी परिभाषा लेते हैं? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। 11th में ये शब्द काम आएंगे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं यहीं पे 10th में ही सिखा देता हूं तुम्हें, ताकि 11th में अगर साइंस लो, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर इतनी दिक्कत नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, वैसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। अब शॉर्ट में लिख दूं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। यानी जितने H+ इनके पास दिख रहे हैं उतने त्यागी का नहीं, जितने H+ इनके पास दिख रहे हैं उतने त्यागी का नहीं, बल्कि कम त्यागी का, तो इसको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा है CH3COOH, में इसका नाम लिख देता हूं, ये क्या है? हमारे पास एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। और कक्षा 7 में हमने पढ़ा है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरके में। किसमें? सिरके में। इसी प्रकार से और भी इसके एग्जाम्पल हैं, वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अब इनके सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल है। इसी प्रकार से एक और है ऑक्सैलिक अम्ल, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, इनको याद करना है। CH3COOH एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन है? जो पूर्णतः वियोजित हो जाएं, HCl, H2SO4, HNO3। बहुत बढ़िया, ये तो हो गई किसके बारे में? प्रबल अम्ल और दुर्बल। अब एक और शब्द आता है क्या? तनु और शांत, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज केवल हम एसिड को ही देख रहे हैं, बेस को अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए अगली परिभाषा में क्या ले रहा हूं? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेट एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड, सांद्र अम्ल। और दूसरा हम क्या लेंगे इसके बाद? हम लेंगे तनु अम्ल। इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। क्या कहेंगे इसको? डाइल्यूट एसिड। सांद्र और तनु। सांद्र और तनु क्या होता है? देखिए, 2 गिलास लीजिए, एक गिलास में आप पानी लीजिए और एक गिलास में आप शहद लीजिए, और दोनों को उल्टा कर दीजिए, फिर सीधा कर दीजिए। क्या होगा? पानी फैल चुका होगा जबकि शहद नहीं फैली होगी। पानी फैल चुका होगा जबकि शहद नहीं फैलेगी। ऐसे किया और ऐसे करके वापस यूं कर दिया सीधा। पानी फैल चुका होगा जबकि शहद नहीं फैली। शहद क्यों नहीं फैली? क्योंकि वो थोड़ी सी सांद्र है, थोड़ी सी क्या, बहुत अच्छी सांद्र जल की तुलना में। तो और तनु यानी कि पतला। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। अब गाढ़ा कब बनेगा? जब किसी विलयन में क्या हो? 2 चीजें होती हैं, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। जानते होंगे विलय और विलायक, नहीं जानते तो अभी बता देते हैं भाई। विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलय वो पदार्थ होता है जिस पदार्थ को हम घोलते हैं, और जिस पदार्थ में घोलते हैं वो होता है विलायक। जैसे कि मैंने एक गिलास लिया, इसमें मैंने इसमें पानी भर दिया है और मैं इसमें नींबू का रस डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? नींबू का रस डाल रहा हूँ, और इधर से इसमें 1 चम्मच शक्कर भी डाल रहा हूँ, और क्या बन जाएगी? शिकंजी बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारे पास? शिकंजी। और ये क्या है? जल। यहाँ पर ये क्या है? नींबू। और ये क्या है? शक्कर या चीनी। बहुत बढ़िया। किसमें डाल रहे हैं? कौन सबसे ज्यादा मात्रा में? हालांकि ये बात गलत होती है कि किसमें डाल रहे हैं, सही बात क्या चलती है वो देखो कि ज्यादा मात्रा में कौन है। ज्यादा मात्रा में कौन है? तो बेटा नींबू का रस हम थोड़ा सा लेते हैं, शक्कर भी हम 1 चम्मच या 1.5-2 चम्मच लेते हैं, और जल कितना लेते हैं हम? 1 गिलास। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? जल है। तो जल यानी कि विलयन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। और जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहा जाता है। और जो नई चीज बनती है उसको विलयन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विलयन। दोबारा सुनिएगा बात को, जो सबसे ज्यादा मात्रा में है उसको तो विलायक कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा मात्रा में है तो पानी क्या हो गया? विलायक। फिर जिस चीज को हम घोल रहे हैं या जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलय कहते हैं। तो यहाँ पर शक्कर और नींबू का जो रस है वो किसके रूप में काम कर रहे हैं? विलय के रूप में। और नया पदार्थ क्या बना? पानी में शक्कर डाली, नींबू डाला, इसके बाद क्या बना? शिकंजी बनी। तो शिकंजी क्या हुई? हमारा विलयन।
आ गई होगी दोस्तों बात समझ में, इसको तो हटा देते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं तनु और सांद्र की। किसकी बात कर रहे हैं? तनु और सांद्र की। अब अगर किसी विलयन में विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो और विलायक कम हो, विलय की मात्रा ज्यादा हो और विलायक कम हो, यानी कि हम पानी ले रहे हैं उसमें शक्कर घुलते चल रहे हैं, घुलते चल रहे हैं, घुलते चल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो विलयन कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। अरे होगा ना भाई, घर पे करके देख लो कैसा हो जाएगा वो विलयन? गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़े का मतलब क्या है? सांद्र। गाढ़े का मतलब क्या है? सांद्र। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो और विलायक की मात्रा कम हो, उस विलयन को हम कहेंगे सांद्र विलयन। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है तनु अम्ल। वो क्या है? तनु अम्ल। अब विलय की जगह में यहां पर तनु, अगर अम्ल हम बात कर रहे हैं सांद्र अम्ल की, अम्ल ज्यादा होगा और यहां पानी कम होगा, पानी कम होगा। इसी प्रकार से यहां पर विलय क्या होगा? अब तनु है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और विलय की मात्रा कम होगी। अब यहां पर विलय कौन है? अम्ल है, और वही विलायक कौन है? वही जल है। तो अगर पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा है, अगर पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे को तो हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। पानी में अम्ल ज्यादा है तो सांद्र अम्ल, और अगर पानी ज्यादा है अम्ल कम है तो इसको कहेंगे हम तनु अम्ल, यानी कि पतला और एक गाढ़ा। तो ये हमने आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है? इंट्रोडक्शन में केवल पहला पॉइंट एसिड, दूसरा पॉइंट जो इंट्रोडक्शन का है, और तीसरा पॉइंट जो है वो अगले लेक्चर में शूट करने वाले हैं। और क्या होगा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक तो क्षार की और दूसरा सूचक, इंडिकेटर किसे कहते हैं, कैसे पता लगाएं छुए बिना या फिर टेस्ट किए बिना, या उसे चखे या छुए बिना कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। उसके लिए अगला वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।